हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका विजुअल हैंडिंग मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में। इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम 8.6 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम 8.6 पूरी तरह से बेसिस है आपका लाइन इंटीग्रल के ऊपर। तो सबसे पहले समझेंगे लाइन इंटीग्रल को कि क्या होता है लाइन इंटीग्रल, कैसे हम इसको फाइंड करेंगे। बुक में इसका सही एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसलिए मैंने इसका नोट नहीं बनाया है। इसको मैं आपको समझाता हूँ वन बाई वन करके। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, अच्छा लगे तो लाइक करो। देखो, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि लाइन इंटीग्रल होता क्या है। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा गया है, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखा गया है कि लाइन इंटीग्रल एक टाइप का इंटीग्रल ही होता है जहाँ पे किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करके उसका वैल्यू इवेलुएट किया जाता है किसी कर्व के लोंग। यानी फिर जो इंटीग्रेशन आपका होगा वो किसी कर्व के लोंग होगा। देखो, आपका एक फंक्शन गिवन रहेगा, एक वेक्टर फंक्शन आपको गिवन रहेगा। उस वेक्टर फंक्शन को इंटीग्रेट किया जाएगा किसी कर्व के लोंग, मतलब एक कर्व आपको दिया रहेगा, उसी से आपको लिमिट लेने हैं, है ना। उसी का लिमिट लेना, उस कर्व से आपको लिमिट फाइंड करना है और इसको आपको इंटीग्रेट करना है उस फंक्शन को। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको लाइन इंटीग्रल को इस नेम से भी जाना जाता है, पाथ इंटीग्रल, कर्व इंटीग्रल, कर्विलिनियर इंटीग्रल, चाहे काउंटूर इंटीग्रल के नाम से भी जाना जाता है। जैसे फ्रेंड्स मैंने आपको सिखाया था लेंथ ऑफ कर्व निकालने के लिए कि आप लेंथ ऑफ कर्व निकालने के लिए क्या करते थे। कोई आपका कर्व दिया रहता था, तो सपोज करो इसका मुझे लेंथ निकालना है, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट का हमें लिमिट पता होता था। ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट का हमें लिमिट पता होता था। यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग इंटीग्रेट कर देते थे। ये सारे फॉर्मूले थे, उसके लिए आप देख सकते हो, है ना। तो हमें इसका लेंथ मिल जाता था। देखो यहाँ पे भी आपका वही काम करना है, यहाँ पे भी आपको किसी कर्व के लोग आपको इंटीग्रेट करना है, मतलब लिमिट आपको कर्व से ही लेना है। लेंथ ऑफ आर्क में होता ये था कि जो आपका कर्व दिया रहता था उसी कर्व का हमें लेंथ निकालना था, उसी के कर्व के आर्क का हमें लेंथ निकालना था और लिमिट भी हमें उसी से लेना था। इसमें क्या रहेगा, आपको एक फंक्शन दिया रहेगा, ठीक है, एक आपको फंक्शन गिवन रहेगा। इस फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना होगा और इंटीग्रेट करने के लिए जो लिमिट आपको लेना पड़ेगा वो एक कर्व के लॉन्ग लेना पड़ेगा, वो कर्व भी आपको दिया रहेगा। तो यहाँ पे आपकी दो चीज़ें आ जाएगी, एक फंक्शन, एक आपका कर्व। देखो, जो आपका कर्व दिया रहेगा वो आपका स्पेस में हो सकता है, नहीं तो आपका प्लेन में हो सकता है। दोनों केस में आपको निकालने होते हैं। अब आप क्वेश्चन करोगे कि हम किसी कर्व के अलोंग इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको, तो इसका तो नाम सिर्फ इसका कर्व इंटीग्रल नाम होना चाहिए, ठीक है। तो ये लाइन इंटीग्रल कहने का मतलब क्या है। देखो, कर्व इंटीग्रल आपका बेस्ट नाम है, ठीक है, बहुत अच्छा नाम है, लेकिन जो लाइन इंटीग्रल है ये आपका स्टैंडर्ड नेम है इसका। कभी कभी आपको ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें आपको दिया रहेगा कि किसी लाइन के लोग आपको इंटीग्रल निकालने, ठीक है, ये किसी लाइन के लोग, ऐसे लाइन, ठीक है, ऐसे लाइन हो चाहे ऐसा लाइन हो, आपका ऐसा रहे। देखो लाइन, आपका लाइन क्या होता है, लाइन आपका ये देखो, एक लाइन होता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट रहेगा वो। दूसरा आपका टेढ़ा मेढ़ा लाइन रहेगा कुछ इस तरह से। तो ये जो टेढ़ा मेढ़ा लाइन रहेगा इसको हम लोग कर्व बोल देते हैं कि दिस इज द कर्व। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लाइन ही आपका स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे लाइन ही आपका कर्व है, इसलिए हम इसको लाइन इंटीग्रल बोलते हैं। समझ में आ गया, मतलब लाइन से कर्व बन सकता है लेकिन कर्व से लाइन नहीं बन सकता, ठीक है। अब ये नहीं कि आप कर्व को सीधा करने लगना और उसको लाइन बनाने लगना, ऐसा नहीं है। तो इसका स्टैंडर्ड नेम आपका यही है, लाइन इंटीग्रल, इसलिए इसका नाम जो है लाइन इंटीग्रल रखा गया। ये इसका स्टैंडर्ड नेम है और इसको हम कर्व इंटीग्रल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम कर्व के अलोंग करते हैं। देखो, जो यहाँ पे आपका फंक्शन दिया रहेगा वो आपका एक वेक्टर फंक्शन होगा, है ना, वो आपका क्या रहेगा, एक वेक्टर फंक्शन होगा। तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो भी आपका अलग आएगा। यहाँ पे अलग है कहने का मतलब है कुछ और रिजल्ट वो देगा। रिजल्ट क्या देगा, रिजल्ट आपका वर्क डन देगा कि आपने कितना वर्क किया है किसी कर्व के लोग। दूसरा आपको सर्कुलेशन बताएगा, क्या ना, कि किसी कर्व के अलोंग आपका जो वेक्टर फंक्शन है उसका सर्कुलेशन है या नहीं है। यहाँ पे डिटेल समझाया गया है, चलो मैं इसको आपको बता देता हूँ। पहले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। तो देखो, लाइन इंटीग्रल को हम लोग कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या फार्मूला रहेगा, उसके लिए यहाँ पे डेरिवेशन दिया गया है। तो डेरिवेशन के लिए इन लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे ले लिया है एफ ऑफ आर, एक कंटिन्यूस वेक्टर फंक्शन लिया है जो कि किसी कर्व के हर एक पॉइंट पे डिफाइंड है। देख सकते हो ये कर्व जो आपका सी है, देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, ये स्पेस में है। और यहाँ पे इन लोगों ने ये भी बोला है कि जो सी कर्व है ये, इसको जो है इन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है, ए से लेके बी, ए से लेके बी, देखो ए से लेके बी तक ये जो आपका कर्व फैला हुआ है इसको इन लोगों ने क्या किया है, इन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। और सबका यहाँ पे देखो दिया गया है
पॉइंट्स का नाम जो डिवाइड किया गया है उस पॉइंट्स का नाम हो गया, जैसे कि P1 P2 P3 डॉट डॉट करते करते इस तरह से आपका ये नेम है। ओके, तो ये सब पॉइंट्स का नाम है और हर पॉइंट्स का यहाँ पे पोजीशन वेक्टर का भी नाम है, जैसे R0 है, P0 का R0 है, P1 का R1 है, तो सबका पोजीशन वेक्टर का यहाँ पे नेम भी है। उसके बाद इन लोगों ने लेट कर लिया है कि UI जो है पोजीशन वेक्टर है एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट, ठीक है, इसमें से आप कोई पॉइंट ले लो ऑन द आर्क PI-1 PI, ठीक है, इसमें से ही 2 पॉइंट्स ले लिए इन लोगों ने, ठीक है, इससे आर्क जो बन रहा है उसका ये पोजीशन वेक्टर UI है, इन लोगों ने लेट कर लिया। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत ना। नाउ कंसीडर द सम, तो सम कर लेते हैं हम, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो पॉइंट्स डिवाइडेड हुए हैं, पॉइंट्स बने हुए हैं, सबको हम सम कर लेते हैं। क्यों कर रहे हैं सम फ्रेंड्स? क्योंकि हम A से लेके B तक जो है हम इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, इसके अलॉन्ग हमें इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें इंटीग्रेट करना है ना, इसी के अलॉन्ग करना है, तो ये पूरा हमें लेना पड़ेगा। देखो सिंपली हमें इसका अगर लेंथ निकालना होता तो हम क्या करते हैं, बस इस कर्व को छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर देते और छोटे छोटे पार्ट को क्या कर देते, इंटीग्रेट कर देते। लेकिन यहाँ पे फंक्शन है आपका, इस फंक्शन को इसके अलॉन्ग हमें इंटीग्रेट करना है, समझ रहे हो? यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक चीज़ नहीं है कि कर्व दिया है, कर्व को सिंपली आपने इंटीग्रेट कर दिया, उसका आपका लेंथ निकल गया, आर्क लेंथ निकल गया। यहाँ पे करना क्या है, फंक्शन आपका गिवन रहेगा, वो फंक्शन आपका इस कर्व C पे जो हर एक पॉइंट पे डिफाइन है ना, इसी के अलॉन्ग हमें उसको इंटीग्रेट करना, मतलब लिमिट हमें यहाँ से लेना है। ओके, तो इसमें से किसी आर का यहाँ पे पोजीशन वेक्टर UI है, उसको मैंने ले लिया, यहाँ पे देख सकते हो आर है ना, यहाँ पे आर पोजीशन वेक्टर है, तो UI ले लिया, कोई भी आपका पॉइंट्स हो सकता है उस पॉइंट से जो आर्क बन रहा है उससे, ठीक है, तो यहाँ पे ले लिया गया और डॉट डेल आर ये आपका पोजीशन वेक्टर है, तो ये ले लिया गया, दोनों को डॉट कर दिया गया। I 0 से लेकर n तक है, क्योंकि इन पार्ट्स में अपने डिवाइड किया तो n तक जाएगा, 0 से लेकर n तक जाएगा आपका, ठीक है, और I यहाँ पे 0 इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पे P0, ठीक है, दिख रहा है ना पे P0 बोलो चाहे P0 हम इसको पढ़ते हैं, तो ये आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है और n तक जा रहा है, इसलिए यहाँ पे 0 से लेके n लिया गया है। ओके, तो ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे जो DRI है फ्रेंड्स, आपका RI में से RI में 1 है, ये आपका दिया गया है कि DRI है क्या, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपका RI है और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिस है RI-1 है, तो इन दोनों का डिफरेंस ही छोटा सा डिफरेंस है, इसलिए इसमें D का यूज़ किया गया है, DRI, तो ये आपका हो गया। ओके, इन लोगों ने बताया कि ये क्या है, यहाँ पे मतलब ये जो डेल आपको दिख रहा है ये D ही है और कुछ नहीं होता, डेल और D में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो वही चीज़ है आपका, है ना, छोटा सा डिफरेंस है। तो ये इन लोगों ने यहाँ पे डेल लिखना चाहिए था इन लोगों का, इन लोगों ने यहाँ पे D लिख दिया है, कोई दिक्कत ना, दोनों एक ही चीज़ होता है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता दोनों के बीच। देखो लिमिट ऑफ दिस सम एज n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर लिमिट ऑफ सम करें n टेंस टू इन्फिनिटी तक इन सच वे दैट इसका मैग्नीट्यूड टेंड कर रहा है 0 की ओर, तो लेट कर रहे हैं इसका जो वैल्यू है, इस जो पोजीशन वेक्टर जो है, ये जो डिफरेंस आ रहा है दिख रहे हो आप, ठीक है, इसका यहाँ पे देखो डेल लिखना चाहिए था इन लोगों का, गलती से और D हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बता दिया आपको कि दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो मान के चलो कि इसका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है, ठीक है, ये 0 को टेंड कर रहा है, मतलब 0 होने ही वाला, इतना छोटा है, समझ सकते हो, इतना छोटा है, इतना छोटा, बहुत छोटा लिया जाता है। देखो कोई भी चीज़ को इंटीग्रेट करना होता है तो हमें बहुत चीज़ें छोटी लेनी पड़ती है, उस छोटे छोटे को हम जोड़ते हैं तो हमें बड़ा चीज़ मिलता है। तो मान के चलते हैं कि बहुत छोटा है, 0 को टेंड कर रहा है, मतलब 0 होने ही वाला है, प्रोवाइडेड इट एग्जिस्ट, कि मान के चलते हैं कि इतना नहीं 0 होगा कि जितना कि एग्जिस्ट ही ना करे, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, इज कॉल्ड द टेंजेंशियल लाइन इंटीग्रल एफ ऑफ आर अलोंग द सी एंड द सिंबॉलिकल रिटर्न दिस। तो अगर ये 0 को टेंस करेगा तो यहाँ पे इन लोगों ने बताया कि एफ ऑफ आर जो है टेंजेंशियल लाइन इंटीग्रल होगा अलोंग सी, कर्व सी के अलोंग जो है एफ ऑफ आर क्या होगा, टेंजेंशियल लाइन इंटीग्रल होगा, और उसको कुछ इस तरह से दिखाया जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे इन लोगों ने दिखाया है कि एफ ऑफ आर डॉट डी आर। ओके, और इस तरह से आपका पैरामेट्रिक में आपका दिया है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, dt से डिवाइड और dt से मल्टीप्लाई कर दोगे, घूम फिर के यही चीज़ है, यहाँ पे dt से मल्टीप्लाई dt से डिवाइड किया गया, पैरामेट्रिक में दिया है तो उसको यूज़ करोगे आप, और आपका पैरामेट्रिक में नहीं दिया, XY में दिया है, Z में दिया है, इस तरह से, तो आप इसको यूज़ करोगे। दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो आपने सुविधा के अनुसार। वेन द पाथ ऑफ इंटीग्रेशन जो क्लोज्ड कर्व, अब मान के चलो कि आपका कर्व जो क्लोज दिया है, कर्व आपका क्लोज हो, ठीक है, मतलब ऐसे बंद हो, कहीं से ओपन ना हो। ओके, क्लोज आपका कैसे भी, फ्रेंड जरूरी नहीं कि सर्कल ही हो, कर्व आपका क्लोज है, क्लोज होना चाहिए, जैसे भी हो क्लोज होना चाहिए। तो अगर आपका दिया हुआ कर्व जो है क्लोज्ड है, जिसके लोग आप इंटीग्रेट कर रहे हो, है ना,
दिस फैक्ट इज डिनोटेड बाई, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। तो आप क्या करोगे, सिंपली ऐसे इंटीग्रल का साइन नहीं लिखोगे, यहाँ पे इस तरह से सर्कल बना लोगे। ये देख सकते हो यहाँ पे इन लोगों ने बना रखा है, ऐसे देखो फ्रेंड्स। अगर आपका कर्व क्लोज है, बंद है, तो ये वाला इंटीग्रल आप यूज नहीं करोगे, यहाँ पे कुछ ऐसे भी कर लोगे। इससे पता लगेगा कि आप क्लोज कर्व के लोग इंटीग्रेट कर रहे हो। देखो यहाँ पे इन लोगों ने बता रखा है कि एफ ऑफ आर जो है, इसमें जो दिया हुआ है ये एक्चुअल में ये चीज़ है। यहाँ पे 3 फंक्शन होते हैं, देखो यहाँ पे ये फंक्शन और ये फंक्शन, ये तीनों आपके स्केलर फंक्शन होते हैं, और इसमें आई के लगा दिया जाता है तो ये वेक्टर फंक्शन बन जाते हैं ना। ये आपका वेक्टर फंक्शन हो गया। तो इस तरह से ये आपके 3 फंक्शन आएंगे और आई के साथ रहेंगे तो वेक्टर फंक्शन हो जाएंगे। और जो डी आर इसमें दिया गया है वो आपका ये वाला रहता है, आई डी एक्स डी वाई डी जेड, मतलब आई के लॉन्ग इंटीग्रेट, वाई के लॉन्ग इंटीग्रेट, जेड के लॉन्ग इंटीग्रेट। तो इस तरह से, और दोनों को डॉट किया जाए तो इस तरह से आपको एक स्केलर मिल जाएगा। ठीक है, अभी तो ये वेक्टर आपको दिखा, दिस वेक्टर और दिस इज द वेक्टर, और वेक्टर को डॉट किया जाता है तो एक स्केलर मिलता है, हमें पता है फ्रेंड्स, इसलिए हम इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, है ना। हमने वेक्टर में पढ़ रखा है इसको। तो ये होगा, अब इसको आपको इंटीग्रेट कर देने हैं लिमिट रख के, है ना। सी का जो भी लिमिट होगा उसमें देख के रख दोगे। देखो यहाँ पे लिखा है 2 अदर टाइप्स ऑफ लाइन इंटीग्रल, ये भी होते हैं। ठीक है, ये भी आपके लाइन इंटीग्रल ही है, इसको भी हम सीखेंगे। यहाँ पे देखो क्रॉस का यूज़ किया गया है, इससे जो रिजल्ट आएगा आपका वो क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा। इससे भी जो रिजल्ट आएगा वो भी एक वेक्टर ही आएगा। विच आर द बोथ वेक्टर, यहाँ पे लिखा गया है कि दोनों वेक्टर ही होंगे, रिजल्ट वेक्टर ही होगा, ऑफकोर्स होना भी चाहिए। ठीक है, क्रॉस वेक्टर ही फेंकता है, और यहाँ पे एक स्केलर है, एक आपका वेक्टर है, तो वेक्टर ही फेंकेगा। तो ये भी लाइन इंटीग्रल ही है। तो जब इस पर बेसिस आएगा प्रॉब्लम तो इसका भी हम यूज़ कर लेंगे, अलग नहीं है, वही चीज़ है। देखो यहाँ पे बस यहाँ पे डॉट यूज है, यहाँ पे क्रॉस यूज है, और क्या कुछ अलग थोड़ा ना है। ठीक है, वही चीज़ है, तो इसका यूज जब आएगा तो हम कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे दिया है सर्कुलेशन, इफ़ एफ रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल। मान के चलते हैं कि एफ जो फंक्शन आपको दिया है, वेक्टर फंक्शन आपको गिवन है, वो लेट करते हैं कि वेलोसिटी है फ्लूइड का, किसी फ्लूइड पार्टिकल का वेलोसिटी है। ओके, लेट कर लो। तो जो आपका ये लाइन इंटीग्रल होगा, जो इस तरह से डिनोट किया जाता है, देखो मैथमेटिकली कुछ इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है, मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्ड बोलते हैं। देखो क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन ऑफ एफ बोलते हैं। ठीक है, अगर एफ रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल, कोई फ्लूइड पार्टिकल है उसका अगर वेलोसिटी ये दिखा रहा है एफ जो वेक्टर आपका पॉइंट फंक्शन दिया है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ, अगर ये वेलोसिटी दिखा रहा है तो ये जो होगा, ये जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, सर्कुलेशन ऑफ एफ होगा। क्या होगा फ्रेंड, सर्कुलेशन ऑफ एफ ऑफ अराउंड द कर्व, कर्व के अराउंड होगा। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि व्हेन द सर्कुलेशन ऑफ एफ जो है, जो दिस मतलब इसका वैल्यू जो बोल रहा है, व्हेन द सर्कुलेशन ऑफ एफ अराउंड द एवरी क्लोज्ड कर्व, कोई भी क्लोज्ड कर्व आपके गिवन है उसके अराउंड जो है कर्व जो रीजन ई, कोई रीजन ले लेते हैं ई, वैनिसेस मतलब वैनिश हो जाता है, जीरो हो जाता है, मतलब इसकी वैल्यू पूरी जीरो हो जाती है। ठीक है, तो एफ जो आपका वेक्टर पॉइंट फंक्शन दिया है इज सेड टू बी इरोटेशनल इन ई, यहाँ पे लिखा गया देखो इरोटेशनल इन रीजन ई। तो जो आपका रीजन ई होगा उसमें आपका जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ होगा वो आपका क्या होगा, इरोटेशनल होगा। मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, अगर इस पर दिखाता हूँ मैं आपको, अगर आपको कोई फंक्शन गिवन है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन आपको गिवन है, ठीक है, बोला गया है कि इस कर्व के अलॉन्ग इसको इंटीग्रेट करो, आपने इस कर्व के अलॉन्ग इंटीग्रेट कर दिया इसको। ठीक है, इस कर्व के अलॉन्ग आपने इंटीग्रेट कर दिया और पता चला कि जिस कर्व के अलॉन्ग आपने इंटीग्रेट किया, ठीक है, इंटीग्रेट आपने किया, उसका रिजल्ट आपका जीरो आया। ठीक है, तो हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, इरोटेशनल। क्या बोलेंगे, इरोटेशनल। तो इसको बोलते हैं इरोटेशनल इन रीजन ई। तो रीजन ई में ये इरोटेशनल क्वालिटी रखता है। मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका वेक्टर एफ जो दिया हुआ है आपका, वो रोटेट नहीं होगा, समझ रहे हो, उसकी यहाँ पे इसके अलॉन्ग कोई रोटेशन क्वालिटी नहीं होगी, इसलिए हम इसको बोलते हैं इरोटेशनल। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे वर्क के बारे में कुछ बताया गया है, देखते हैं। इफ़ एफ रिप्रेजेंट द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एन आर्क ए बी। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर इसमें जो एफ दिया गया है वो अगर फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी पार्टिकल फोर्स लग रहा है और पार्टिकल जो है मूव कर रहा है अलोंग ए बी, ठीक है, आर्क आपका ए बी है, उसके अलोंग आपका पार्टिकल मूव कर रहा है, तो जो वर्क डाउन होगा ड्यूरिंग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं डेल्टा आर, ठीक है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट का छोटा सा वर्क होगा ये एफ डॉट डेल्टा,
ठीक है, छोटा सा वर्क। और टोटल वर्क आपका क्या होगा, ए से लेकर बी तक, ये तो छोटा सा वर्क हो गया, ठीक है, ए और बी के बीच छोटा सा वर्क हो गया, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ था। पूरा वर्क हमें निकालना ए से लेकर बी तक, तो आपका ये वाला होगा। सिंपली हमें ए से लेकर बी तक हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी हमें लिमिट चाहिए ए से लेकर बी। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे दो चीज़ें आपको मिल गई यहाँ पे इंफॉर्मेशन के तौर पे। पहली चीज़ यहाँ पे ये मिली कि अगर आपका जो आपका फंक्शन गिवन है वो अगर फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम लोग जब लाइन इंटीग्रल करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वेक्टर मिलता है। और दूसरा, अगर एफ आपका वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड रिप्रेजेंट कर रहा है और उसका हम लाइन इंटीग्रल निकालते हैं, तो हमें ये पता लगता है कि ये रोटेशनल है या रोटेशनल है, ठीक है। चलो हम प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। याद रखना ये दो फॉर्मूले आपकी यूज होंगे, तो इनको आप माइंड में सेट कर लो। डी आर की जगह पर आप इसको लोगे, ये भी आप सेट कर लो, ओके। इफ आपका गिवन रहेगा और डी आर की जगह पर आपको ये लेने हैं, बस इसको सेट करना आपको, और कुछ नहीं करना। चलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन करते हैं प्रॉब्लम 8.6। पहला क्वेश्चन, फाइंड द आर्क लेंथ पैरामीटराइजेशन ऑफ लाइन दिस दैट हैज द सेम डायरेक्शन एज द गिवन लाइन। ये बोल रहा है आपको कि ये देखो मैंने पैरामीटराइजेशन ऑफ लाइन दिया है, मतलब पैरामीट्रिक फॉर्म में लाइन का इक्वेशन दे रखा है, और जो इसका डायरेक्शन होगा इसी लाइन के डायरेक्शन में होगा, ओके। और यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट इन लोगों ने दे रखा है, ये वाला पॉइंट दे रखा है। तो रेफरेंस पॉइंट कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग पॉइंट है, यहीं से आपको लिमिट मिल जाएगा, ठीक है। ये लिमिट लेने के लिए यहाँ पे पॉइंट दिया गया आपको। तो अगर कहीं पे रेफरेंस पॉइंट लिखा है तो समझ जाना कि वो स्टार्टिंग पॉइंट है लिमिट का। अब बोलोगे कि स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें पता लग गया, ठीक है, यानी लोअर लिमिट तो पता लग गया, अपर लिमिट कहाँ से मिलेगा। तो देखो अपर लिमिट नहीं लिखा है, तो जो आपको गिवन है, जैसे आप टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, तो आप टी का लिमिट लिखोगे, तो यहाँ से तो आप निकालोगे टी का लोअर लिमिट। अपर लिमिट कहाँ से निकालोगे, तो अपर लिमिट इसमें लिखा नहीं गया है, तो आपको क्या करना है, अपर लिमिट आपको टी रख देना है। जब इसमें दिया ही नहीं है तो आपको क्या करना है, टी मान लेना है कि कोई भी वो पॉइंट हो सकता है, अपर लिमिट के रूप में हो सकता है, इसलिए मैंने टी एक जनरल पॉइंट ले लिया, क्योंकि हम टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। चलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन करते हैं। ये आपका गिवन है, एक्स वाई जेड आपका दिया हुआ टी के फॉर्म में, रेफरेंस पॉइंट आपका ये वाला गिवन है। सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। देखो जैसा कि हम जानते हैं ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। अभी हमने देखा थ्योरी में और बुक में आपका लिखा हुआ है कि ए वेक्टर जो आपका गिवन है, ठीक है, वो आपका कुछ इस तरह से रहता है। यहाँ पे तीन आपके स्केलर पॉइंट फंक्शन रहते हैं, एफ, फाई और साई। यहाँ पे कुछ भी आप ले सकते हो, F1, F2, F3 भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बुक में देखो कि आपका एफ एक्स वाई जेड लिखा गया है, फाई एक्स वाई जेड लिखा गया है और साई एक्स वाई जेड लिखा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्या गिवन है, यहाँ पे देखो, तो एफ की जगह पे यहाँ पे एक्स सिर्फ गिवन है, तो एक्स यहाँ पे लिख दो, एक्स आई कैप, ओके। फाई की जगह पे आपका वाई है सिर्फ, तो वाई जे कैप, और साई की जगह पे आपका क्या है, जेड है, तो जेड के कैप हो जाएगा। और जो इसमें आपका ये आर वेक्टर होता है वो एक जनरल पोजीशन वेक्टर होता है। आर वेक्टर क्या होता है वो फ्रेंड्स आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और जेड के कैप होता है, ओके, ये आपका होता है। तो यहाँ से आप निकालो डी आर वेक्टर, तो क्या हो जाएगा, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये आपका डी एक्स आई कैप हो जाएगा, इसको वाई के रेस्पेक्ट में डी वाई जे कैप हो जाएगा, इसको जेड के रेस्पेक्ट में आपका डी जेड के कैप हो जाएगा। तो डी आर की जगह पे आप इसका यूज़ करोगे, एफ ऑफ आर की जगह पे आप इसका यूज़ करोगे। तो इसमें हम पुट करते हैं, तो देखो क्या मिल जाएगा हमें, सी 10। तो देखो एफ ऑफ आर की जगह मैं इसको लिख रहा हूँ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है, डॉट डी आर है ना, डी आर की जगह पे मैं इसको लिखूँगा डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ये लिख दूँगा, दोनों को डॉट कर दूँगा। तो क्या हो जाएगा ये सी, देखो डॉट करने के बाद क्या मिला मुझे, सी एक्स डी एक्स, आई वाला आई के साथ, जी वाला जे के साथ, के वाला के साथ, वाई डी वाई मिल जाएगा और जेड डी जेड मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें जो आपका क्वेश्चन है वो पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया है, तो हम पैरामीट्रिक वाला लिमिट लेना पड़ेगा, यानी इसको हमें पैरामीट्रिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे x इक्वल टू आपका गिवन है, जो गिवन है आपका 1 प्लस टी दिया है, ठीक है। तो इसको हम डिफरेंशिएट करें टी के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, ये डी एक्स इक्वल टू आपका डी टी हो जाएगा। मतलब डी एक्स की जगह पे हम डी टी यूज़ करेंगे और एक्स की जगह पे हम ये यूज़ करेंगे इसमें, ओके। अब वाई देखो, वाई का दिया आपका 3 माइनस 2t दिया है, ओके। तो डी वाई क्या हो जाएगा, इसे टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से, तो ये -2dt हो जाएगा।
ठीक है। और जेड आपका क्या दे दिया 4 + 2t दिया है। ओके, तो डी जेड क्या हो जाएगा, ये 2dt हो जाएगा। तो यहाँ पे dx dy dz जो इसमें लिखा गया उसके जगह पे आप ये पुट करो dt - 2dt और 2dt यहाँ पे यूज़ करो और x y z की जगह पे यूज़ करो। तो देखो मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे, और लिमिट देखो क्या होगा। अब c हटाने वाला हूँ मैं, है ना। c आपका ये लिमिट बताता है कि आपको लिमिट लेने हैं कर्व के लो। तो देखो रेफरेंस पॉइंट आपका जैसे दिया हुआ 1 3 4। तो देखो यहाँ पे मैं लिख दूंगा वेन, इसको हटाओ अभी, टी का लिमिट लिख लेते हैं वेन x, देखो इसमें रिफ्रेश मोड आपका 1 3 4 है ना। एस की जगह पर 1 यूज़ किया गया, y की जगह 3 और z की जगह 4। तो जो वेन पॉइंट 1 3 4, ओके, x की जगह पे है ये, y की जगह पे है ये, z की जगह पे है। तो आप इसमें जब रखोगे ना, तब x की जगह पे आप 1 रखोगे, यहाँ पे 1 रखो तो क्या मिलेगा, 1 में से 1 जगह 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो 0 मिल जाएगा आपको। फिर आप y की जगह पे 3 पुट करो, इसमें आप 3 पुट करो y की जगह, 3 में से 3 का 0 और इधर जाएगा तो 0, तो यहाँ पे भी 0 मिल जाएगा t की जगह। 4 पुट करो z की जगह पे, तो 4 यहाँ पे जैसे ही पुट करो, समझ में आ रहा ना फ्रेंड्स, कोई दिक्कत तो ना हो रहा है। देखो z की जगह पे मैं यहाँ पे 4 पुट करता हूँ, जो इक्वेशन दिया गया है। हमें t का लिमिट चाहिए ना फ्रेंड्स, हम t के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखो ये 4 में से 4 जाएगा, इधर जाएगा 4 तो ये, और इधर 2t बचेगा, 0 हो जाएगा, और 2t तो t = क्या हो जाएगा 0। ओके, तो यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा, समझ में आ रहा। तो इस तरह से आपका यहाँ पे हर जगह यहाँ पे 0 होगा। कब, ये पॉइंट जब हम लेंगे तब एक्स वाई जेड की वैल्यू जब यहाँ में लेंगे तो हमारा क्या होगा वैल्यू, द पॉइंट t = 0 से लेके t = t तक। देखो फाइनल लिमिट तो दिया नहीं, तो t ही लेट कर लिया हमने, 0 से स्टार्ट करके t तक हमने लेट कर लिया। ओके, तो ये 0 कैसे है आपको पता चल गया है ना। ये आपका लोअर लिमिट होगा 0, क्यों, क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट दिया है, रेफरेंस पॉइंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। तो जब इन लोगों ने स्टार्टिंग पॉइंट एक्स वाई जेड में दिया है, तो जब हम t में उसको कन्वर्ट किए तो देखें तो 0 आ रहा है। तो आपका जो t का स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा 0 होगा, और फाइनल का अंदर जाएगा t तक जाएगा, समझ में आ रहा। ओके, तो यहीं से हमें निकालना है, कहीं और से नहीं निकालना है। तो हमारा क्या होगा, लिमिट t = 0 से लेके t = t तक लेट कर लिया। x की जगह पे ये वाला वैल्यू पुट करो, तो 1 + t ये पुट कर दिया। ds की जगह पे क्या पुट करोगे, dt पुट करोगे, तो dt लिख दो, प्लस y dy, y की जगह पे क्या लिखोगे, तो ये लिखोगे 3 - 2t। ओके, dy की जगह क्या लिखोगे, तो ये लिखोगे -2dt, प्लस z और dz, तो z की जगह पे क्या लिखोगे 4 + 2t लिखोगे, और dz की जगह पे क्या लिखोगे आप 2dt लिखोगे, है ना। इसमें से देखो आप dt कॉमन कर लो, तो देखो आपको क्या मिलेगा 0 से लेकर t। यहाँ पे फ्रेंड्स क्या मिलेगा आपको, देखो जब आप dt कॉमन कर लोगे और इसको आप मल्टीप्लाई कर लो साथ में, देखो 1 + t, यहाँ पे 1 + t तो t छोड़ दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, -2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 दूनी के 6 हो जाएगा, ठीक है, माइनस में, और ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 t। ओके, हो जाएगा ना। उसके बाद देखो प्लस, यहाँ पे 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये 4 दूनी के 8 हो जाएगा, और 2 दूनी के 4 हो जाएगा। ओके, ब्रैकेट क्लोज करो, यहाँ पे dt करो, dt कॉमन कर लिया, सब में dt। तो ये आपका हो गया फ्रेंड्स। आगे देखते हैं क्या होता है 0 से लेकर t। यहाँ पे देखो क्या होगा, -6 है और 8 है बस, और ये 1 है, तो 8 है 9 हो गया, 9 में से 6 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 लिखूँगा मैं। यहाँ पे t है 40 है और 40 है, तो 4 4 और 4 4 क्या होगा, ये 4 4 8 हो जाएगा, एक 9 हो जाएगा, ये भी t है, तो यहाँ पे 9t हो जाएगा और dt हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप इंडिकेट करो, तो देखो 3 कांस्टेंट है, 3 और dt क्या हो जाएगा, 3 dt हो जाएगा, dt का इंडिकेशन t होता है, तो 3t हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 9t, 9 आपका कांस्टेंट है और t का इंडिकेशन होता है t²/2। ओके, लिमिट पुट करो 0 से लेकर t। तो आपको क्या करना है, इसमें जहाँ जहाँ भी t है वहाँ पे t पुट करना है, तो t है तो t पुट करने का मतलब है, तो वही चीज़ लिखो जो लिखा हुआ है, ठीक है ना। 0 रखने से कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है, 0 ही आ जाता है, तो कंप्लीट आपका यही आ जाएगा।
तो 3t ओके प्लस 9/2। 9/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, जब 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4.5 आएगा। 9 का आधा कितना होता है, 4.5 ही तो होता है। तो यहाँ पर लिखा 4.5t²। ये आपका आंसर दिया, इसलिए मैंने ऐसा लिखा डिवाइड करके, और ये आपका आंसर है। पहला क्वेश्चन देखो, सेकंड नंबर, इवेलुएट द लाइन इंटीग्रल दिस वेयर c इज द स्क्वायर फॉर्म ऑफ द लाइन y इक्वल टू दिस, x इक्वल टू दिस। तो फ्रेंड्स इसको आपको इंटीग्रेट करने हैं इस कर्व के लो, और जो आपका कर्व दिया है वो लाइन ही है, स्क्वायर दिया है, स्क्वायर फॉर्म दिया है। तो ये रहा आपका, इस तरह से स्क्वायर बनेगा, y और x का वैल्यू दिया है, इससे स्क्वायर बन जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे स्क्वायर बनेगा, और इसी के अलोंग हमें इंटीग्रेट करने हैं इस वाले फंक्शन को। चलो करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन गिवन है। एक्चुअल में ये जो आपको गिवन है ये आपका ये वाला है, ये पहले से ही इन लोगों ने कर दिया है, दोनों को डॉट कर दिया है। तो ये डॉट हो चुका है, हमें सिर्फ ये लिमिट लिखना है, ठीक है। ये जो सी आपका, यहाँ से हमें लिमिट लिखना है। तो लिमिट हमें मिल जाएगा यहाँ से। तो कैसे मिलेगा, ध्यान से देखो इसको। तो देखो फ्रेंड्स, y इक्वल टू प्लस माइनस यहाँ पे 1 है, ओके, x इक्वल टू प्लस माइनस 1 है। तो इसको डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मैं बना लूँगा डायग्राम इसका, ये स्क्वायर ही बनेगा। ये देखो यहाँ पे लेट कर लेते हैं बराबर डिस्टेंस, जिससे आपको समझ में आए। 2 का यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। देखो 2 यूनिट हम ले लेते हैं, साइड है, और यहाँ पे भी हम 2 यूनिट ले लेते हैं। दिस इज द 2 यूनिट, ओके। तो देखो मैंने बना दी यहाँ पे, ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये क्या है फ्रेंड्स, दोनों देखो, ये लाइन, दिस लाइन, ये जो लाइन आपको दिख रही है, जो लाइन दिख रहा है आपका, ये y इक्वल टू 1 है, ये y इक्वल टू -1 है। ये y एक्सिस हम ले लेते हैं इसको x एक्सिस। और ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ठीक है, x इक्वल टू आपका -1 है। यहाँ पे -1 पे कट कर रहा है, और यहाँ पर 1 पे कट कर रहा है। तो ये क्या है, लाइन आपका x इक्वल टू 1 है, ओके। तो देख सकते हो इससे एक स्क्वायर बन रहा है। इसका नामकरण कर लेते हैं A, B, C और D। तो देखो फ्रेंड्स, इसको हमें इंटीग्रेट करना है, इसके अलोंग इंटीग्रेट करना है। अब बताओ, इसके अलोंग हमें इंटीग्रेट करना है, तो हम लिमिट कैसे लेंगे, कैसे लोगे बताओ? डायरेक्ट ए से लेके डी तक ले लोगे, या ए से लेके ए तक लोगे, कैसे लोगे? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको लाइन में ब्रेक कर देंगे, ठीक है। इस लाइन के अलोंग पहले निकाल लेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, इस लाइन के अलोंग, फिर इस लाइन के अलोंग, फिर इस लाइन के अलोंग और इस लाइन के अलोंग, ठीक है। चारों के अलोंग इंटीग्रेट कर देंगे और ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। टोटल हमें इंटीग्रेशन मिल जाएगा इस पूरे कर्व के अलोंग, ठीक है। क्लोज्ड कर्व है ये। तो देखो इन लोगों ने जो ये लिख रखा है, हमें मिला कि ये क्लोज्ड कर्व है, तो हम यहाँ पे ऐसे बना देंगे। मैंने आपको बताया कि क्लोज्ड कर्व के लिए हम ऐसा बनाते हैं, सी और 10 जो लिखा हुआ है उसको छाप देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और डी एक्स, वहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया है, डी वाई दिया है। तो चलो एक एक लाइन के लॉन्ग चलते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम लिखेंगे किसके लॉन्ग हम इंटीग्रेट करेंगे। तो ए बी लाइन का लॉन्ग, फिर बी सी लाइन का लॉन्ग, फिर सी डी और फिर डी ए लाइन का लॉन्ग, और आपस में जोड़ देंगे। और किस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पर आपका क्या है ना, ये देखो जो आपका लिखा हुआ है ना, इसको छाप देंगे, इसी को हमें इंटीग्रेट करना है। डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये डी वाई है फ्रेंड्स, ये डी वाई है। तो ये आपका हो गया। चलो अब चलते हैं यहाँ पे एक एक लाइन के लॉन्ग चलते हैं। पहले हम ई बी के लॉन्ग चल रहे हैं। याद रखना डायरेक्शन जो ले रहे हो उसी डायरेक्शन में चलते जाना, उल्टा इधर उधर मत करना, तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा। जैसे आपने ए से स्टार्ट किया है तो ऐसे चल रहा है या ऐसे चलो, जैसे भी चलो, लेकिन उसी डायरेक्शन में चलते जाना। जैसे आप चल रहे हो ए बी सी डी, इस तरह से चल रहा हो, या आप ऐसे चल रहे हो ए डी सी, ठीक है, इस तरह से चल रहे हो। तो आप ऐसा मत करना कि इधर निकाल दिया फिर इधर निकाल दिया, ऐसा मत करना, ठीक है। मतलब ए डी कर दिया इधर और इधर ए बी कर दिया, ऐसा नहीं करने का। आपको डायरेक्शन लेने हैं सेम, जैसे आप जिसके अलॉन्ग चल दिए तो चलते ही रहो, ए बी बी सी सी डी डी ए, जैसे वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हो। तो पहले मैं ए बी लाइन के अलॉन्ग इंटीग्रेट करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा ए बी लाइन के अलॉन्ग, देखो हमें क्या क्या मिल सकता है इसमें रखने के लिए। तो देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं along
लाइन ए बी लाइन के लॉन्ग, देखो ए बी लाइन के लॉन्ग क्या है, x इक्वल टू 1 है। देखो ये रहा ए बी आपका, ये क्या है, x इक्वल टू 1 है। ये जो लाइन है आपका x इक्वल टू 1 ही तो है, ये क्या है, x इक्वल टू 1, मैंने आपको बताया देखो x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 है। इसमें क्या हो रहा है, y वेरिएबल है, y वेरी कर रहा है। देखो a से लेकर b तक आपका जा रहा है, ठीक है, y वेरी कर रहा है, यहाँ पे -1 से लेकर 1 तक जा रहा है ना फ्रेंड्स, तो y आपका वेरी कर रहा है, हर एक पॉइंट पे वेरी करेगा, चेंज होगा y का वैल्यू, बस x का वैल्यू चेंज नहीं होगा, है ना। x इक्वल टू 1 है दिस लाइन, तो x इक्वल टू 1 है आपका यहाँ पे, ओके। और इसलिए आप लिखोगे y इज़ वेरिएबल, इसमें इस लाइन पे y क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल, ओके। इसको आप डिफरेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। डिफरेंशिएट करो तो हो जाएगा ना फ्रेंड्स, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो 0 हो जाएगा। तो ये dx इक्वल टू 0, तो dx की जगह पे आपको 0 पुट करने हैं और x की जगह पे आपको 1 पुट करने हैं, ओके। y का लिमिट क्या होगा, y वेरिएबल है तो y का लिमिट भी होगा, तो कहाँ से लेकर कहाँ तक जा रहा है, तो -1 to 1, ठीक है, -1 to 1 जा रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y को -1, ठीक है, -1 से लेकर 1 तक जा रहा है, ये लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, है ना। -1 से y जो है यहाँ पे ग्रेटर है, ओके, बड़ा है और इक्वल है, और लेकिन 1 से छोटा और इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ। तो हम लिमिट लिख रहे हैं एक्चुअल में घूम फिर के, और कुछ नहीं है। इसी तरह से फ्रेंड्स हम लाइन BC को लिखेंगे, जैसे हमने AB को लिखा, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे अलोंग लाइन BC, लाइन BC देखो, तो उस पर क्या है, y आपका 1 है और इसमें x आपका क्या है, वेरिएबल का काम करेगा। दिखा देता हूँ, देखो BC, ये BC है, इसमें देखो y इक्वल टू 1, ये फिक्स है, y इक्वल टू 1 ही लाइन है, ये फिक्स है, ये कांस्टेंट है। वेरी कौन सा कर रहा है, तो देखो दिस पॉइंट से लेकर दिस पॉइंट तक जा रहा है, मतलब x इसमें वेरी कर रहा है ना। यानी फ्रेंड्स देख सकते हो x आपका वेरी कर रहा है 1 से लेके -1 तक, ओके, 1 से लेके -1 तक गया। तो यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू 1 मैंने लिख दिया, और x यहाँ पे वेरिएबल के तौर पे काम करेगा। डिफ्रेंशिएट करूँगा y के रेस्पेक्ट में, तो dy इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो dy की जगह पे हम 0 पुट करेंगे। तो देखो x वेरिएबल है तो उसका लिमिट भी होगा, वो आपका लिमिट क्या होगा, -1x ये होगा, मतलब देखो ये कैसे वेरी कर रहा है, BC जा रहा है ना, तो b, तो 1 से लेके -1, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 से लेके x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू -1 तक, ऐसे भी आप लिख सकते हो। और यहाँ पे भी लिख दो, जिससे आप क्लियर रहो, आपको रखने में कोई दिक्कत ना हो। y आपका देखो वेरी कर रहा है, ए बी लाइन पे देखो, ए बी लाइन पे क्या कर रहा है, -1 से लेके 1 तक, तो यहाँ पे लिख सकते हो y इक्वल टू -1 से लेके y इक्वल टू 1 तक। अब आते हैं हम लाइन, दूसरा वाला लाइन, तो अलोंग लाइन कौन सा लाइन है, इस पर आपका CD है, तो इस पर आपका x इक्वल टू -1 है, और y यहाँ पे वेरिएबल का काम करेगा। इसको डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, तो ये 0 हो जाएगा, तो y वेरी कहाँ से करेगा, -1, ठीक है, इसके पीछे लाई करेगा आपका y। तो हम देख लेते हैं जो आपका लाइन CD है, लाइन CD देखो, ये रेफरेंस लाइन CD, तो देखो CD, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, y आपका वेरी कर रहा है, तो y देखो वेरी कर रहा है 1 से लेके -1 तक, ये आपका 1 है, ये आपका -1 है। तो यहाँ पे आप लिखोगे y इक्वल टू 1 से लेके y इक्वल टू -1 तक। अब एक और लाइन बचा है फ्रेंड्स, अलोंग लाइन D लाइन बचा है, तो वहाँ पे आपका y इक्वल टू -1 है, और x यहाँ पे वेरिएबल का काम करेगा, मतलब x चेंज होगा, और डिफरेंशिएट करो इसको, तो dy इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये dy की जगह पर आपको 0 पुट करना है, और ये भी आपका -1 से, सॉरी यहाँ पे जो x क्या वेरिएबल, x यहाँ पे वेरिएबल है ना, तो यहाँ पे लिख दो
क्या लोगे, यहाँ पे y हो जाएगा और लेस देन 1 हो जाएगा। यहाँ फ्रेंड्स x होगा क्योंकि x वेरिएबल है ना। देखो ये डी लाइन देखो, x वेरी कर रहा है -1 से लेकर 1 तक जा रहा है ना। y इक्वल टू -1 को ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हो y x इक्वल टू कहाँ तक जा रहा है, देखो x इक्वल टू -1 तक, x इक्वल टू -1 से लेके x इक्वल टू 1 तक। अब कुछ नहीं करना, रखना है सिंपली इन सबको। तो देखो इसमें हमें पुट करने हैं है ना, जो हमने निकाले हैं पहले ए बी के लिए। तो देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, मैं आपको बता देता हूँ, देखो ए बी और यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस xy dx प्लस x² y², ठीक है, और dy हो जाएगा। ये आपने कर दी मल्टीप्लाई। इस तरह से इसको आप इससे करोगे तो प्लस देश आ जाएगा, इस तरह से आपका आएगा, ठीक है। तो ये करके आपको निकालना है। अब इसका आप लिमिट कैसे लिखोगे, ए से लेकर बी तक जा रहे हो तो आपका लिमिट क्या होगा, इसमें वैल्यू क्या होगा, मतलब किस तरह से वेरी करेगा ये फंक्शन। देखो फ्रेंड्स, पहले हम इसका निकाल लेते हैं ए बी वाले का। तो यहाँ से आप देखो x इक्वल टू 1 पुट करना है, इसमें आपको क्या पुट करना है, इसमें x इक्वल टू 1 पुट करना है। और जो आपका लिमिट होगा वो आपको क्या होगा, y इक्वल टू -1 से लेकर 1 तक होगा। तो आप यहाँ पे 1 से लेके क्या है, -1 से लेके 1 तक लिमिट लोगे, ओके। x जहाँ पे वहाँ पे आपको 1 पुट करना है। देखो x इक्वल टू 1 पुट करने और डी इक्वल टू 0 पुट करना है। तो देखो इसमें x यहाँ पे है तो यहाँ पे 1 में पुट कर दूँगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे भी x है तो 1 हो जाएगा। y की जगह y वेरिएबल है तो y आपको छोड़ देना है ना। dx की जगह पे आपको क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, तो 0 हो जाएगा ये, ठीक है। dx की जगह 0 पुट करना है और x की जगह पे आपको 1 पुट करने हैं, ओके। 1 का स्क्वायर हो जाएगा, y वेरिएबल y छोड़ दो, dy की जगह कुछ नहीं करना, आपको dy रखना है, ओके, क्योंकि ये वेरिएबल है। ये देखो यहाँ पे क्या आ गया आपका -1 से लेकर 1 और -1 से लेकर 1 आ गया, और ये तो 0 है तो सबको 0 का डालेगा तो बचेगा आपका ये, तो 1 प्लस y², ये dy हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से आपका ये ए बी के अलोंग आपका ये वाला मिलेगा इंटीग्रेशन। इसी तरह से आप बी सी के अलोंग निकालोगे, सी डी के अलोंग और डी के अलोंग निकालोगे। चलो मैं निकाल लेता हूँ और यहाँ पर डायरेक्टली लिखता हूँ इसको। तो देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फ्रेंड्स, देखो जो मैंने लिमिट लिखा हुआ है, जैसे x इक्वल टू -1 से लेके x इक्वल टू 1, वही आपको लिखने हैं, इधर का उधर मत कर देना। थोड़ा सा भी इधर का उधर करोगे तो आंसर गलत आ जाएगा, ओके। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, पहले ए बी वाला लिख रहा हूँ। तो ए बी वाला ये आपका इंटीग्रेशन होगा 1 प्लस y², अभी मैंने आपको करके दिखाया, प्लस बी सी वाला अब लिखूँगा तो बी सी वाला होगा 1 से लेके -1 x² x dx हो जाएगा, प्लस अब मैं सी डी लिखूँगा, सी डी वाला 1 से लेके -1 तो 1 प्लस y² dy, ओके। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपका अगला होगा, अगला प्लस कर लेता हूँ मैं, डी वाला -1 से लेकर 1 तक जाएगा वो, और उसका जो फंक्शन आएगा x² - x, और यहाँ से dx आएगा। अब चलो इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसको y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा y के पावर 3/3 हो जाएगा, -1 से लेकर 1 प्लस, उसके बाद इसको x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा x के पावर 3/3 और x² 2 हो जाएगा, 1 से लेकर -1 लिमिट, प्लस इसको y के रेस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा y के पावर 3/3, 1 से लेकर -1। देखो ये और ये दोनों सेम ही है तो लिमिट इंटरचेंज है, ठीक है। तो लिमिट को हम अगर इंटरचेंज करें तो प्लस माइनस करना ऐसे ही कट जाएगा, तो ऐसे भी खत्म हो जाएगा। वैसे लिमिट भी रखेंगे तो भी खत्म होगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी काट सकते हो ऐसे भी काट सकते हो, कोई दिक्कत ना है। कर दिया, इसका इंटीग्रेशन आपका ये वाला होगा, है ना। यहाँ पे मैंने लिमिट पुट कर दिया -1 से लेकर 1 तक। अब यहाँ पे हम लिमिट पुट करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, देखो जब आप 1 पुट करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 1 + 1/3 माइनस, जब -1 पुट करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे -1 - 1/3। पुट कर लेना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपली आपको y की जगह पे एक बार 1 एक बार -1 पुट करने हैं।
तो ये आप पुट कर लेना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो -1/3 प्लस 1/2, जब -1 पुट करोगे तब आएगा, और यहाँ पे जब 1 पुट करोगे तो आपको मिलेगा 1/3 1/2। उसके बाद प्लस इसके लिए जब -1 पुट करोगे तो आपको मिलेगा -1/3 -1 + 1/3 मिलेगा जब 1 पुट करोगे। उसके बाद इसका कर लो, तो इसका जब आप लिमिट पुट करोगे तो 1/3 -1/2 मिलेगा आपको, और 1/3 -1/2 मिलेगा। ये भी माइनस में होगा क्योंकि ये माइनस में है। तो ये फ्रेंड्स आपको इस तरह से मिल जाएगा। अब कर लो कैलकुलेशन, कोई बड़ी चीज़ है नहीं। तो देखो 1 आपका 2 हो जाएगा यहाँ पे 1/3, और यहाँ पे 1/3 हो जाएगा 2/3, दोनों को जोड़ दो, ये आपका हो गया। प्लस इसका कर लो, तो ये देखो यहाँ पे आपका ये हाफ है, प्लस माइनस के कारण ये कट जाएगा ये, और ये आ जाएगा, दोनों को जोड़ लो तो ये आ जाएगा -2/3। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, इसका देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे -1 -1 -2 हो जाएगा, और -1/3 -1/3 -2/3, प्लस इसका देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो ये कट जाएगा, ये बचेगा आपको 1/3 1/3 आपका 2/3 हो जाएगा। तो ये देखो दोनों का साइन अलग अलग है, कट जाएगा, और इसका भी साइन डिफर है, अलग कट जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे 0 है। इसका मतलब समझ रहे हो ना फ्रेंड्स, यहाँ पे मतलब ये है कि तो क्लोज्ड कर्व है ना, क्लोज्ड कर्व है। अगर दिया हुआ फंक्शन, जो इसमें फंक्शन अगर जो दिया है, जो कि हालांकि इन लोगों ने डॉट कर दिया है, दोनों को साथ में डॉट करके दिया है इसमें, तो जो भी इसमें फंक्शन गिवन है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो 0 आ रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका फंक्शन है ना, अगर वो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो पार्टिकल पे जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। इसका मतलब ये है, ओके। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका 0 है, जहाँ से पार्टिकल निकला था, ए से निकला था, ठीक है, वो पुनः ए पे आ गया, तो वर्क डन हुआ कहाँ, डिस्प्लेसमेंट 0, तो वर्क डन 0। और अगर वो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल रिप्रेजेंट कर रहा था एक आपका फंक्शन, तो आपका वो क्या हो जाएगा, इरोटेशनल हो जाएगा। अगर 0 आएगा तो 0 यहाँ पे आ रहा तो इरोटेशनल को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे ऐसा लिखा नहीं है कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है या वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें आपको बताने के लिए मैंने आपको बताया, ठीक है। ये सिंपली 0 आंसर आ रहा है, और 0 हमने ला दिया, बस बात खत्म। अगला क्वेश्चन देखो, थर्ड नंबर, इफ़ f = दिस दिया है, तो इवेल्यूएट करना है इसको हमें एलोंग कर्व सी के एक्स प्लेन है, ठीक है ना। मैंने बताया आपको कि जो कर्व आपका एक्स प्लेन में हो सकता है, स्पेस में हो सकता है, यहाँ पे एक्स प्लेन में आपका दिया है y = दिस दिया हुआ है ना। तो ये आपको दिया हुआ है, इसी के एलोंग करने हैं, और यहाँ पे लिमिट दे रखा है पॉइंट दिस लेके दिस तक। चलो करते हैं भाई। तो देखो ये फंक्शन आपको गिवन है, हमें निकालना है f.dr, ये आपको निकालना है, ओके। और जो c है, जो कर्व है, वो आपका दिया हुआ है y = x⁴, और लिमिट के लिए इन लोगों ने दे रखा है फ्रॉम 1, 1 से लेके 2,8 तक। तो देखो फ्रेंड्स, इसको हमें निकालना है। तो हम जानते हैं ये चीज़ कि r जो होता है xi, yj होता है, और अगला जो होता है zk होता है। तो एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, प्लेन आपका एक्स वाई है, तो एक्स और वाई ही है उसमें, तो जेड तो है नहीं, तो इतना ही लिखो, काम खत्म हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से टी आर क्या जाएगा, ये टी आर निकाल रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा आपका dxi और dyj हो जाएगा, ठीक है, ये हमें मिल गया डी आर। अब देखो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो इसमें देखो आपको x भी मिलेगा, y भी मिलेगा, तो 2 वेरिएबल मिलेंगे। तो 2 वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम एक साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकते ना। तो हमें क्या करना होगा, इसे एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखो आप खुद लॉजिकली सोचो, आप कैसे 2 वेरिएबल को एक साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना। तो आप सिंपली क्या करोगे, एक वेरिएबल में इसको कन्वर्ट करोगे, और उसके लिए यहाँ पे दे रखा है इन लोगों ने कि आपको इसका यूज़ करना है, कि आपको कर दिया, इसी को लॉन्ग तक करना है हमें सारा काम, ठीक है। तो बस इसका हम यूज़ करने वाले हैं। अब देखो फ्रेंड्स, इसका हम यूज़ करेंगे। तो ये क्या है, y = x⁴ है ना। तो ये क्या हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो इधर dy हो जाएगा, इधर 3x² dx हो जाएगा, है ना। तो dy की जगह पे आप इसको लिख दो, y की जगह पे इसको आप लिख दो इसमें, जिससे कन्वर्ट हो जाएगा x में, ओके। तो चलो इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे। तो देखो मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो आप क्या कर रहे हो, आप देखो समझो चीज़ को कि आपने क्या किया, इसको x में कन्वर्ट कर दिया, तो पूरा सब x में हो जाएगा।
तो लिमिट भी एक्स वाला ही होगा। तो यहाँ पे 1,1 और 2,8 है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आपका दिया है, ये जो आपका पहला पॉइंट होता है वो एक्स होता है, दूसरा पॉइंट आपका वाई होता है। इसी तरह से ये आपका एक्स है, ये वाई है, ठीक है। तो आप एक्स में कन्वर्ट कर देते तो आप एक्स का लिमिट लोगे इसमें से, ठीक है। तो 1 से लेकर 2 आप लिमिट लोगे। अगर आपने वाई में कन्वर्ट किया होता तो 1 से लेकर 8 आपको लिमिट लेना पड़ता। समझ में आ गया। तो आपने एक्स में कन्वर्ट किया तो आप एक्स वाला ही सिर्फ लिमिट लोगे, एक्स वाला से मतलब रखो 1 से लेकर 2। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 से लेकर 2, एक्स इक्वल टू 1 से लेकर 2 तक। क्योंकि मैं इसको एक्स में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ इसलिए मैं एक्स का लिमिट यहाँ पे लिख रहा हूँ। आप देखो यहाँ पे देखो फ्रेंड 5x, एक्स को छोड़ दूंगा, वाई की जगह पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे वाई है तो वाई की जगह पे क्या लिखूंगा, x⁻3 लिखूंगा, ठीक है। -6x², एक्स को छोड़ देना, हम y जहाँ जहाँ उसको x में कन्वर्ट कर रहे हैं, आई कैप, ठीक है, हो गया। और यहाँ से फ्रेंड्स क्या होगा, यहाँ पे देखो +2y, y यहाँ पे तो y की जगह पे हम लिखेंगे x⁻3 -4x, ठीक है। इसको घेर दो, ये माइनस है फ्रेंड्स, x⁻3 है, x⁻3 है -4x और जे कैप हो जाए, ठीक है। और देखो डॉट टीआर है तो ये टीआर लिख देंगे ये वाला, ठीक है। तो डॉट टीआर लिखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे dxi है तो देखो मैं लिख रहा हूँ dxi, ओके। और dy है, dy की जगह क्या लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम +3x² dx जी। समझ में आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ, ओके। तो वही चीज़ है 1 से लेकर 2। अब यहाँ पे डॉट करना है, आई वाला के साथ जे वाला जे के साथ, तो दिस इक्वल टू दिस डॉट होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आपका हो जाएगा 5, एक की पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, एक यहाँ पे पावर है और 3 यहाँ पे तो 4 हो जाएगा 6x²। और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये dx हो गया यहाँ पे, और उसके बाद प्लस यहाँ पे देखो 2x⁻3 हो जाएगा, ये -4x हो जाएगा, और जे वाला जे के साथ होगा देखो, तो ये वाला इसके साथ हो जाएगा तो 3x² dx हो जाएगा। समझ में आ रहा है। इसमें देखो dx आपका सेम है तो dx दोनों में है तो कॉमन कर लो, 1 से लेकर 2 आपका हो जाएगा। यहाँ पे जब dx को आप कॉमन कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे 5x⁻4 -6x², और उसके बाद देखो प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये 3 दूनी के 6 हो जाएगा, और 2 पावर और 3 पावर क्या हो जाएगा 5 पावर हो जाएगा, और माइनस 12 और 1 पावर यहाँ पे है, 2 पावर यहाँ पे है तो कितना पावर हो जाएगा 3 पावर हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका dx मैंने कॉमन कर लिया, दोनों में dx है। थोड़ा इसको अरेंज कर लेते हैं जिससे देखने में अच्छा लगे, मतलब हायर पावर वाइज कर लेते हैं, मतलब देखो कैसे कर लेते हैं इसको, 6x⁵ + 5x⁴ -12x⁻3 6x², ठीक है। इस तरह मैंने अरेंज कर लिया, हाई पावर को पहले लिखा फिर उसके बाद लोअर, उसके बाद लोअर, उसके बाद लोअर, अरेंज कर दिया। अब मैं इसको इंडिकेट करूँगा तो 6 कांस्टेंट है, x⁵ का इंडिकेशन होगा x के रिस्पेक्ट में 6/6, ठीक है। और 5 कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 5/5, 12, और यहाँ पे आ जाएगा 4/4, और 6 कांस्टेंट x⁻3/3 हो जाएगा। लिमिट पुट करो 1 से लेकर 2 तक, तो यहाँ से 6 कट गया, 5 कट गया, 4×3 = 12 है, और 3 दूनी के 6। तो देखो कटने के बाद क्या आएगा आपका, कटने के बाद आपका है x⁻6 x⁻5 -3x⁻4 -2x⁻3, और 1 से लेकर 2 तक आप लिमिट रखोगे। और 2 जब इसमें पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 64 + 32 -48 -16, ये आपको मिलेगा। जब इसमें 2 आप पुट करोगे तो मिल जाएगा फ्रेंड, देखो 2 पुट करो, 2 की पावर 6 64 होता है, रख लेना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब उसके बाद 1 पुट करो इसमें, तो 1 पुट करोगे तो 1 + 1 -3 + -2 मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पे 48 16 64 होता है, ये कट जाएगा पूरे इससे, यहाँ पे 32 बचेगा। यहाँ से देखो ये आपका, यहाँ पे देखो कौन सा कट जाएगा, तो देखो 1 1 2 हो जाएगा, -2 ये कट जाएगा दोनों, यहाँ पे -3 बचेगा, -5 प्लस हो जाएगा तो 3 आपका हो जाएगा। यहाँ पे दोनों को जोड़ दो तो आ जाएगा 35, यही आंसर है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन 4th नंबर देखो, कंप्यूट द लाइन इंटीग्रल दिस अबाउट द ट्रायंगल हुज वर्टिस आर दिस। तो इसके वर्टिस दिए हैं ट्रायंगल के, इसी के अलावा हमें इसको इंटीग्रेट करने हैं। तो देखो इसको वैसे ही सॉल्व करना है जैसे स्क्वायर वाला किए थे हम लोग।
तो ये आपका दिया है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। इस ये जो वर्टिस है ट्रायंगल का है, तो इसको पहले हम ड्रॉ कर लेंगे। तो देखो ये हमने ड्रॉ कर ली। 1,0 ए माना, इसको बी, दिस इज द ए, दिस इज द बी, दिस इज द सी। ठीक है, देखो 1,0, उसके बाद दूसरा वाला पॉइंट 0,1 बी माना, और तीसरा वाला सी। ठीक है, तो इस तरह से जा रहा है आपका। ठीक है, ए बी सी, और ए बी सी और ए, फिर ए पा गया। तो एक तरह से एक क्लोज्ड कर्व बन रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10। ठीक है, ये साइन हम डाल देंगे ना, ऐसे डाल देंगे क्लोज के लिए, ये हम यूज़ करते हैं। अब देखो हम डायरेक्ट तो नहीं कर सकते इसको, है ना, हमें एक एक लाइन के लॉन्ग जाना पड़ेगा। तो हम एक एक लाइन के लॉन्ग जाएंगे, पहले ए बी, फिर उसके बाद बी सी, फिर उसके बाद सी है। तीनों के लॉन्ग जाएंगे और ऐड कर देंगे तो हमें टोटल मिल जाएगा इंटीग्रेशन। तो देखो ए बी बी सी सी ए मैंने लिख दी, और ये आपका वो फंक्शन है जिसे हमें इंटीग्रेट करना है। तो फाइनल हमें ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ए बी कॉलम पहले जाकर देखेंगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकता है। तो देखो ए बी का यहाँ पे जो ए बी है आपका, यहाँ पे सिर्फ पॉइंट गिवन है ना, जो वर्टिस पे वो दिया है आपका, इक्वेशन नहीं दिया है। तो इस लाइन का हम इक्वेशन लिखेंगे। तो हम जानते हैं अगर 2 पॉइंट्स गिवन है तो हम कैसे इक्वेशन लिखते हैं लाइन का, ये हमने 8 में कि 9th में ऐसे ही पढ़ रखा है। तो हम प्रीवियस क्लासेस में इसको पढ़ चुके हैं। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कैसे लिखते हैं इक्वेशन। तो इसके लिए हम लिखते हैं y2 में से y1, x2 में से x1, y में से y1 डिवाइड बाई x में से x1। तो यहाँ पे देखो a से लेके p तक जा रहे हैं हम। तो यहाँ पे ये जो काम करेगा, ये आपका काम करेगा x2 y2 का, और x1 y1 का ये काम करेगा। ठीक है ना, ये फाइनल पॉइंट, ये आपका इनिशियल पॉइंट। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y2 में से y1, तो ये रहा y2 1 में से 0, 1 में से 0। ठीक है, अब उसके बाद x2 में से x1, तो अब देखो 0 में से 1, तो 0 में से 1 दिख रहा। y में से y1, तो देखो y में से y1 क्या है आपका, ये x1 y1 है, तो y में से y1, तो यहाँ पे y1 0 है, और x में से x1, तो x1 यहाँ पे क्या है आपका 1 है, तो x में से x1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो इसको मल्टीप्लाई करो 1 से दिस आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे दिस से तो माइनस आ जाएगा, इस माइनस को इधर भेजो तो इसको प्लस कर देगा, इसको माइनस कर देगा, तो इस तरह से आएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन हमें मिल गया। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो dy इक्वल टू माइनस dx हो जाएगा। लिमिट आपका क्या होगा, देखो हम क्या कर रहे हैं, इसको अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो या तो हम इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें या y के रिस्पेक्ट में, मतलब किसी एक के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। दोनों वेरिएबल को हम साथ में नहीं ले सकते हैं, किसी एक में कन्वर्ट करना होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको x में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब y की जगह पे हम x करने वाले हैं। समझ में आ गया। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे x का लिमिट ले लिया। तो देखो a से लेकर b तक जब हम जा रहे हैं तो x का लिमिट क्या होगा, 1 से लेकर 0 होगा। क्यों, देखो a से लेकर b तक जा रहा था, 1 से लेकर आपका 0 हो रहा है, देख सकते हो, है ना। तो इसलिए मैंने लिमिट लिखा 1 से लेकर 0। उसी तरह से लाइन हम बी सी की अलॉन्ग जाएंगे, देखेंगे उसमें हमें क्या मिलता है, उसका इक्वेशन लिखेंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी क्या हो जाएगा, वैसे ही हो जाएगा, वो जो यूज़ किया 10। ठीक है, तो वैसे ही हम इसको कर लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, ये हमने कर ली। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जैसे मैंने इसको किया वैसे ही आपको करने हैं। समझ आ गया। बी सी देखो फ्रेंड्स, बता ही देता हूँ, कन्फ्यूज ना हो जाओ। देखो ये बी सी आपका हो गया। इसको अब इसको आपको y2 और x2 मानना है, इसको x2 और y2 मानना है आपको। ठीक है, अब ये अब x1 और y1 का काम करेगा। तो y2 में से y1 और x2 में से x1, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आपको करने हैं तो आपको मिल जाएगा। ओके, ये आपको मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको ये मिलेगा। यहाँ से आपको क्या करने हैं, y को इधर ले जाना है और x को इधर लाना है, तो 1 + x मिल जाएगा, y इक्वल टू, और डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, dy इक्वल टू dx मिल जाएगा। x के रिस्पेक्ट में करने वाला तो x का लिमिट लिखेंगे, तो x 0 से लेके -1 तक जा रहा है। क्यों, क्योंकि मेरे को 20 लेकर c तक जा रहे हैं, तो x आपका 0 से लेके -1 तक जा रहा है, इसलिए मैंने ये लिखा। अब हम लाइन ये वाला देखेंगे सी ए। याद रखना एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपको याद रखना ये चीज़ कि जैसे आप जा रहे हो, जैसे आप ए बी सी जा रहे हो, ठीक है, तो ए बी सी में जाना, पीछे आगे पीछे नहीं होना है, उसी के डायरेक्शन में चलते जाना है। जैसे भी डायरेक्शन में जा रहे हो आपको उसी डायरेक्शन में चलते जाना है, उल्टा कुछ नहीं करना है। ओके, ए बी सी फिर ए। ओके, अब देखो फ्रेंड्स, लॉन्ग लाइन सी ए देख लेते हैं हम। तो वैसे ही हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन सी ए। ठीक है, तो 10 में से 10 जाएगा, वो भी कर लेना, वही चीज़ है ना। तो ये आपका हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 × दिस 0 हो जाएगा, और 1 × y आपका y हो जाएगा, तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा, dy इक्वल टू 0 हो जाएगा। डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, dy इक्वल टू 0। x के रिस्पेक्ट में करने वाले तो x का लिमिट लिखेंगे। तो देख लेते हैं इस लाइन के लिए x का लिमिट क्या होगा, x इक्वल टू -1 से लेकर 1 तक है,
देखो x इक्वल टू -1 से लेकर 1 तक है, देखो। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे जो हमने ये बना रखा था ना, ये वाला, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए बी से, फिर बी सी से, फिर सी ए से। तो ए बी के लिए देखो हमें क्या करना है, ए बी के लिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो 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 फ्रेंड्स, हमें y की जगह पे 1 - x पुट करना है। इसमें y जहाँ जहाँ भी है वहाँ पे हमें क्या पुट करना है, कहाँ गया, 1 - x पुट करना है। और जहाँ पे dy है वहाँ पे मुझे -dx पुट करना है। ओके, तो ये चीज़ें मैं यहाँ पे रख दूँगा और लिमिट में रखूँगा और ए बी के लो 1 से लेकर 0 तक। देखो वही चीज़ मैंने लिखा है। तो जब मैंने पुट किया तो 1 - x का x² आ जाएगा। क्यों क्यों देखो इसमें आपका y है ना, y, तो y की जगह पे हम क्या पुट करना, 1 - x, स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे dy है, dy की जगह -dx मैं पुट कर दूंगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया, देखो y के यहाँ पे dy की जगह -dx पुट किया। उसी तरह से आपको bc के लिए रखने हैं। तो bc की लिमिट आप लिख दोगे 0 से लेकर -1 होगा, और यहाँ पे वो चीज़ें रख दोगे, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, y की जगह आप 1 + x रखोगे, dy की जगह dx रखोगे, और लिमिट 0 से लेकर -1। तो ये रख दिया मैंने, और यहाँ पे इसके लिए रख दिया। तो वही चीज़ रखना है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख के कर लो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप देखोगे अगर 1 - x को होल स्क्वायर को ब्रेक करना है, तब इसको ब्रेक करोगे तो ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा ये। ओके, और माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और x² dx हो जाएगा। तो dx दोनों में तो कॉमन कर लिया मैंने, तो यहाँ पे एक साथ लिखा है इसको, ठीक है। तो यहाँ से अब देखो क्या हो जाएगा, ये देखो ये तो 0 आ गया फ्रेंड्स, ये पूरी तरह से 0 आ गया तो ख़त्म हो जाएगा। इसके बारे में कुछ कहना नहीं कि 0 × dx आपका, और x² × 0 आ गया तो 0 का इंटीग्रेशन कुछ होता नहीं, तो 0, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिखा, ठीक है। इसको बता दिया मैंने। आइए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 + x का स्क्वायर किया तो ये यहाँ तक आया, और -x² है तो ये कट गया, x² प्लस माइनस का 1 + 2x यहाँ पे बचेगा, और यहाँ पे आपका x² 2x² हो जाएगा 10। अब सिंपली आप इसको इंटीग्रेट करो तो 1 का x हो जाएगा, यहाँ पे इसका आपका ये हो जाएगा, और इसका ये हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब इसका कर लो, x हो जाएगा, और यहाँ पर 2x, 2 कांस्टेंट है, x का स्क्वायर पे 2 हो जाएगा, 2 खत्म। लिमिट पुट कर लो, जो लिमिट आपका गिवन है। ओके, 1 से लेकर 0, 0 से लेकर 1। तो जब 0 पुट करो तो 0 हो जाएगा, 1 पुट करो तो आपको ये मिल जाएगा। जब इसमें -1 पुट करो तो आपको ये इतना मिलेगा, और 0 पुट करोगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस का 1 कट जाएगा, दिस 1 कट जाएगा, और ये भी प्लस माइनस का 1 कट जाएगा। ये माइनस आगे वेट कर रहा है, तो ये -2/3 ये आंसर है। तो जब भी आपको किसी लाइन के लॉन्ग इंटीग्रेशन करने हैं तो पहले आपको उसका इक्वेशन देखना पड़ेगा, उसका इक्वेशन निकाल लो। अगर नहीं दिया तो ओके, दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसी से आप सब कुछ काम कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, 5th नंबर, इफ़ a = दिस दिया है तो इवेल्युएट दिस, ये हमें इवेल्युएट करना फ्रॉम दिस से लेकर दिस अलोंग द पाथ दिस। तो ये आपका लिमिट है, और इस पाथ के अलोंग हमें इंटीग्रेट करने हैं इसको, ठीक है। इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने हैं, और दे रखा है कि दिस, ये आपको लेने हैं। चलो करते हैं इसको, ज़्यादा समझना है बेटो। तो देखो फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन गिवन है, ये वेक्टर दिया हुआ है, ये आपको निकालना है, और ये आपका लिमिट है, और इस पाथ के अलोंग निकालना है। तो हम लिख लेते हैं भाई इसको, ये वेक्टर डॉट dr है ना। dr जानते हो ना, dr बार बार लिखना ना पड़े मुझे। देखो r वेक्टर इक्वल टू आपका होता है xi yj कैप और zk कैप। तो dr क्या हो जाएगा, इसे याद ही रख लो आप, डायरेक्ट dr की जगह आप इसको यूज़ करो, dxi कैप और dy j कैप और dz k कैप, इसे याद कर लो आप, है ना। जहाँ पे dr दिखे इसको उठा कर रख दो। तो देखो क्या हो जाएगा, एक जगह पे ये पूरी कहानी लिखो। तो देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 3x² 6y और आई कैप 14yz कैप 20x(z² की कैप, ठीक है। ये हो गया आपका, और dr की जगह पे इसको लिखो डॉट dx आई कैप dy कैप dz की कैप, ये हो गया। आपस में कर दो प्रोडक्ट। तो जब प्रोडक्ट करोगे तो आई वाला आई के साथ जे वाला जे के साथ, तो 3x² 6y dx हो जाएगा, जे वाला जे के साथ, तो ये हो जाएगा 14yz dy हो जाएगा
उसके बाद केवल रखिएगा सर, तो 20x(z²) dz हो जाएगा। ओके, ये आपका हो जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स, इसको इंटीग्रेट करना मुश्किल है, क्यों? क्योंकि इसमें x y z तीनों है, तो या तो आपको सबको x में बदलना पड़ेगा, या y में, या तो z में बदलना पड़ेगा। ये करो, नहीं तो आप क्या करो, पैरामेट्रिक में दिया है तो आप t में बदल दो इसको। तो हम t में ही बदल लेते हैं, t में बदलना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, उससे ज़्यादा सोल्यूशन हो जाएगा इजीली, है ना। तो देखो फ्रेंड्स, x आपका क्या दिया है, t दिया है, ठीक है। डिफरेंशिएट करो t के रिस्पेक्ट में, तो dx=dt हो जाएगा। ओके, y क्या दिया है आपका, t² दिया है, तो dy क्या हो जाएगा, dy क्या हो जाएगा बताओ, 2t dt हो जाएगा। z क्या दिया है आपका, t⁻³ दिया है, तो dz क्या हो जाएगा आपका, 3t² dt हो जाएगा। ओके, ये चीज़ें हो जाएगी। ds की जगह पे इसे लिखोगे, dy की जगह पे इसे, और dz की जगह पे इसे आप लिखोगे। x y z की जगह पे देख ही सकते हो आपको क्या लिखना है ना। अब बात कर लेते हैं लिमिट का। देखो t में कन्वर्ट कर रहे हैं, x y z को हम t में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना, तो लिमिट भी आपका t वाला ही होगा, है ना। यहाँ पे c लिखना ज़रूरी है, c लिख देंगे, यहाँ पे c ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें क्या है आपका, x y z और लिमिट क्या, तो 0 0 0 से लेके 1 1 1 1 तक है ना। तो जब x, y, z 0,0,0 होगा, तो t की वैल्यू क्या हो गई, आप क्या करो, इसमें x की 0, y की जगह 0 और z की जगह 0 पुट करके देखो t की वैल्यू क्या आ रही है, तीनों में पुट करके देखो। तो देखो 0 पुट करोगे तो 0 ही आएगा आपको, तो t क्या आएगा फ्रेंड्स आपका, t यहाँ पे =0 आ जाएगा। ओके, जब x, y, z की वैल्यू टेंड्स करेगी 1, 1, 1, ठीक है, 1 1 ट्रिपल 1, तो एक काम करो, इसमें और इसमें 1 1 1 पुट करके देखो, x y z की जगह पे 1 1 पुट करके देखो, और देखो t की वैल्यू क्या है, तो t आपको 1 मिलेगा, करके देख लो। देखो इसमें 1 पुट करोगे तो t 1, 1 पुट करोगे तो इस पर स्क्वायर उठ जाएगा तो 1 ही आएगा, है ना, तो आपका 1 ही आएगा। t 0 से लेकर t 1, क्लियर। चलो भैया, लिमिट तो मिल गया t0 से लेकर 1 तक। ओके, अब देखो फ्रेंड्स, अब देखो आगे कहानी क्या है, तो t 0 से लेकर 1 तक, यहाँ पे 3x² है, 3x की जगह पे क्या पुट करना है आपको, t पुट करना है, तो t² हो जाएगा ये 6y। y की जगह पे क्या पुट करना, 6y है ना इसमें, तो y की जगह पे क्या पुट कर दो, t का स्क्वायर, तो ये t का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, dx की जगह पे क्या पुट करोगे, dt, उठा खाली रखना है, कुछ नहीं करना है। y क्या है, y की जगह पे t², z की जगह पे t⁻³ dy की जगह पे dt, dy ना। ओके फ्रेंड्स, तो देखो dy की जगह पे तो आपका dt नहीं है, dy की जगह पे ये वाला है 2t dt, ठीक है, ये वाला है ना dy की जगह पे, dy यहाँ पे तो 2t dt, ठीक है। ओके, उसके बाद देखो प्लस कर देंगे यहाँ पे, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन मत हो जाए, t है ये और ये प्लस है, ये 20 हो जाएगा, और x की जगह पे क्या है आपका t है, z की जगह पे आपको क्या पुट करना है, t⁻3, आप है पावर 2 पड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये पावर क्या हो जाएगा बताओ, और पावर हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 दूनी के 6, देखो z² है और t⁻3, कन्फ्यूजन हो तो नहीं रहा ना। देखो t⁻3 दिया है यहाँ पे, और पावर कितना 2 दिया है, तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी के 6 हो जाएगा t⁻6, इसलिए यहाँ पे t मैंने 6 लिखा। अब dz है, dz की जगह क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ 3t² dt, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। ओके, अब देखो dt तो सब में आपको मिल जाएगा, तो 0 से लेकर 1 सब में dt मिल जाएगा, dt और dt, तो dt आपको करने हैं कॉमन, तो कॉमन करो, और उसके बाद देखो 3 और 6 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9t², dt निकाल दिया। अब यहाँ पे देखो 2 और पावर और 3 पावर कितना हो जाएगा, 5 पावर। ओके, और 1 पावर यहाँ पे भी है, तो 6 पावर हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कर दो 14 दूनी के 28, तो ये 28 t⁻6 dt हो जाएगा। सॉरी, dt तो नहीं लिखना है, dt तो हमने कॉमन किया है, अभी कॉमन करके भी बाहर निकले वाले हैं, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो अगला, देखो इसमें प्लस
ये देखो 20, यहाँ पे देखो टी के पावर 1 यहाँ पे है और 6 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 2 8 1 9, तो टी के पावर 9 हो जाएगा। डी टी कॉमन कर लिया। ओके, ये हमें मिल गया। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो देखो इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखो 9 टी स्क्वायर का क्या होता है, टी के पावर 3/3 होता है 28, टी के पावर 6 का इंडिकेशन टी के पावर 7/7 हो जाएगा प्लस 20। फ्रेंड्स यहाँ पे गड़बड़ हुआ, देखो 20 30 60 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये 20 3 भी तो है इसमें, 20 30 60, तो ये 60 हो जाएगा और टी के पावर 9, तो टी के पावर 10/10 हो जाएगा ये इंटीग्रेशन के बाद, लिमिट 0 से लेकर 1 तक, ये 43 के 9 हो जाएगा, 7 चौके 28 और 1 0 खत्म हो गया। तो फाइनली क्या बचा यहाँ पे लिख लेते हैं, उसके बाद हम लिमिट रखेंगे 3 टी के पावर 3, ये हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये 7 चौके 28 ना, 4 टी के पावर 7 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 6 बच जाएगा ये, और टी के पावर 10 हो जाएगा, ये उसलिए ये लिमिट रख दो। तो देखो 1 रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, 3 मिलेगा, यहाँ पे 4 मिलेगा, यहाँ पे 6 मिलेगा, 0 रखोगे तो 0 मिलेगा, इसको रखने से कोई फ़ायदा नहीं, फिर भी रख लो। तो देखो क्या हो जाएगा, 6 3 9 9 हो जाएगा और 9 में से 4 तो क्या हो जाएगा 5, ये आपका आंसर है। तो पैरामेट्रिक वाला ऐसे ही आपको करने हैं फ्रेंड्स, जब भी आपका पैरामेट्रिक वाला है तो आपको ऐसे ही करने हैं, सिंपली आप ऐसा बना लो और उसके बाद आप जो उसको पैरामेट्रिक में कन्वर्ट कर दो, जो आपका दिया हुआ है पैरामेट्रिक के फॉर्म में उसको लेके आप कर दो। अगर नहीं दिया है तो आपको खुद से अपने से पैरामेट्रिक ले लेने हैं, है ना, जो सूटेबल होगा उसी को लेने हैं आपको। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी बचे प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।